जोहार, स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस विशेष कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय हमारा है भारतीय न्याय संहिता 2023। इस विषय पर अंदर जाने से पहले अगर हम बहुत सरल शब्दों में से समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि पहले के ज़माने में हम लोग एक कहावत सुना करते थे, घर कहता है छू कर देख, अदालत कहती है चढ़ कर देख। लबोलुआब ये था कि अगर आप एक बार मुकदमे के मकड़जाल में फंस गए तो हो सकता है आपका माल, असबाब, घर, ये हमने देखा है कि ऐसा होता है। आज भी पोता दादा का केस लड़ता है, पिताजी का केस लड़ता है, बेटा उनका केस लड़ता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें सबसे पहले से 1860 में, यानी आज से 164 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश में ये 3 कानून बनाए थे। वो अपने हिसाब से अपने लिए और अंग्रेजियत को लादे रखने के लिए उन्होंने इस कानूनों का सहारा लिया था। हमारे लोकप्रिय यशस्विनी सरकार ने ये फैसला किया, 5 प्रण लिए थे उन्होंने। उसमें एक प्रण ये भी था कि गुलामी की सारी निशानियों को समाप्त कर देना है। अपने इसी मंसूबे में, इसी प्रण के तहत उन्होंने ये 3 क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 3 कानून देश को सुपुर्द किए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। हमारे साथ आज हमने इस विषय पर लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि ये क्या है, ये कानून कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है हमारे आम जनता को, इसके लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में श्री शुभम श्रीवास्तव जी को, जो वरीय सहायक प्राध्यापक हैं राष्ट्रीय विधि कॉलेज रांची के। हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आलोक कुमार जी को, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस विषय पर जितने भी अभी सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी विभागों में सभी लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे इस नए कानून के साथ में आप आम जनता से जुड़ सकते हैं, कैसे आप आम जनता को फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं शुभम श्रीवास्तव जी। शुभम जी, क्या है ये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023? एक बात मैं बताना चाहूँगा हमारी जनता के लिए, ये जो कानून सरकार ने पारित किए हैं, 3 नए कानून, ये इनको हम क्रिमिनल लॉ के दायरे में रखते हैं। क्रिमिनल लॉ में के दायरे में रखने का महत्व ये है, इसका पब्लिक पे क्या इसका असर पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जितनी भी ये न्याय प्रक्रिया संहिता है या जितनी भी न्याय प्रणाली है, ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध कर दिया और वो आकर के बाद में कोर्ट के सामने कहता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मेरे से गलती से ऐसा अपराध हो गया, मेरे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये मान्य नहीं होगा। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो इसी के ज़रिए, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड अभी आजकल राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें जो है निर्देश जारी किए हैं सारे विभागों को ट्रेन कराने का। तो जैसे अभी पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका ट्रेनिंग चल रहा है, जजेस हैं, उनका ट्रेनिंग चल रहा है। मैंने भी जो है बहुत हिस्सा लिया है। अभी आपका बिहार जुडिशल अकेडमी में गया था, या अभी मुझे कर्नाटक जुडिशल अकेडमी में जाना है। रांची में स्थित आपका जो इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल है, मैंने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। तो इन सब जगहों पे जाकर के चर्चा जो होती है उसका निष्कर्ष यही है कि जो हमारा न्याय प्रक्रिया संहिता है या जो न्याय प्रणाली है हमारी, इसको दुरुस्त किया गया है इन 3 कानून के जरिए। मतलब पहले क्या था, अभी पहले क्या था और अब क्या हो रहा है? हाँ, इसमें जो हमारे पब्लिक को जानने की ज़रूरत है वो ये कि कई सारे नए तरह के अपराध हैं जिनको इस कानून में ऐड किया गया है। जैसे कि आप मानेंगे स्नैचिंग नाम का कोई अभी तक अपराध नहीं था हमारे पुराने कानून में, अभी नया जोड़ा गया है। दूसरा देखें तो कुछ ये एक बात ये समझने की है कि अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया उसका नाम था इंडियन पीनल कोड, जहाँ पे उद्देश्य था कि हमें सज़ा देनी है, न्याय नहीं दंड देना है। बिल्कुल। हमारा जो नया कानून है इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, जिसका उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं है बल्कि न्याय करना है। तो आप देखेंगे जो इसमें पनिशमेंट ऐड किए गए हैं, जितने सज़ा ऐड की गई हैं, उसमें एक नया सज़ा ये भी है कि हम आपसे कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे। तो कुछ अपराध ऐसे हैं आपके भारतीय न्याय संहिता में जो कि बहुत ही संगीन अपराध नहीं हैं, जो छोटे उसके अपराध हैं जिनमें सज़ाएँ ज़्यादा नहीं हैं। वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस नाम का एक भी सज़ा जोड़ी गई है, जिसमें कोर्ट्स जो हैं ऐसे अपराधी जो ऐसे अपराध कर रहे हैं छोटे मोटे, उनसे ऐसा कम्युनिटी सर्विस कराएंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैफिक वायलेशन का, तो हो सकता है कि जिसने वायलेट किया ट्रैफिक, तो उसको ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा करके बोला जाए कि आप ट्रैफिक का संचालन करें।
या किसी ओल्ड एज होम में उसको बोल करके, उसको भेज करके उससे कुछ करवाएं कि आप जो है बुजुर्गों की आप मदद करें, उनको आप उनका आप सेवा करें, इस तरह से। या आप देख ले कुछ ऐसे छोटे मोटे अपराध हैं जैसे कि आपका पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, उनमें कुछ कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है। एक अपराध ऐसा जो आजकल हमारे देखते देश में बहुत कॉमन है कि कोई व्यक्ति यदि नशे की हालत में सड़क पे खड़े होकर के कुछ न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उसमें 24 घंटे तक की सज़ा का प्रावधान है। तो उसके साथ में कम्युनिटी सर्विस जोड़ा गया है जिससे कि क्या किया जा सके, उसमें सुधार लाया जा सके, उसके अंदर जो अपराध करने की जो एक क्या कहते हैं प्रवृत्ति है उसको हम कम कर सकें, उसमें एक सुधार ला सकें। तो ये एक बहुत लोकाचार को जोड़ा गया है दंड के साथ, न्याय के लिए लोकाचार को जोड़ा गया है ताकि आप ऐसी कोई हरकत न करें जिससे आप खुद शर्मिंदा हो। बिल्कुल। पहले के समय में देखा जाता था कि छोटे छोटे केसेस में 1000 रुपया 2000 रुपया जिसमें जुर्माना हुआ करता था उसमें भी 10-10 साल लगा करते थे। अब उन ऐसे जितने भी अपराध होते हैं जिसमें कम से कम सजाएं हो सकती है, उन्हें लोकाचार दंड के तहत इसमें कम करने की बात कही जी। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। हाँ। अपराध उतना ही पुराना है जितना हमारा समाज पुराना है। बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है कि अपराध आज के दिन की समस्या है। अपराध की जो समस्या है वो बहुत पुरानी समस्या है। इसीलिए प्रायः सभी देशों में अपराध से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण हुआ है और वह आपराधिक न्याय प्रणाली निश्चित नियमों के आधार पर काम करती है। वो नियम भारत के लिए क्या हैं? तो भारत के लिए पहले भारतीय दंड संहिता थी, आपराधिक प्रक्रियात्मक विधि थी और साथ में साक्ष्य अधिनियम थे। अब इन तीनों कानूनों को मीन्स आपराधिक न्याय प्रणाली के निश्चित नियमों में बदलाव किया गया है और अब ये तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाने जाएंगे। तो अब हमारे भारत की न्याय प्रणाली जो है वो इन 3 नए कानूनों के आधार पे चलेगी। अब समझना हम लोगों को, आम जनता के लिए ये इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन 2 कानूनों को लाके 2 तरह के बदलाव किए गए हैं। पहला नामांकन में बदलाव है, नाम में बदलाव है और नाम में बदलाव के पीछे कुछ उद्देश्य निहित है। भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता का नाम रखा गया। बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि भारतीय दंड संहिता जो कानून थी वो एक उपनिवेशवाद का उदाहरण था और उसमें बहुत ऐसी चीज़ें थी जो एक शासन चलाने वाले लोगों के लिए ज़रूरत है। आम जनता का ध्यान विभिन्न अपराधों के निर्माण में या विभिन्न आपराधिक दायित्वों के निर्माण में नहीं था, पर भारतीय न्याय संहिता लाके सरकार ने ये संदेश देने का कोशिश किया है कि हमारी जो अभी की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में उपनिवेशवाद के छाया को हम पूरी तरह से निर्मूल समाप्त करेंगे और दंड की व्यवस्था को हम लोग न्याय की व्यवस्था में बदलेंगे। मीन्स जो लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रिक ना हो करके पीपुल सेंट्रिक होंगे। मीन्स जनता को ध्यान में रख करके लॉ बनाया गया। अब अगर इसको ऐसे देखा जाए कि नागरिक पहले, इसीलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम रखा गया कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए बनाई गई संहिता। ये कोई प्रक्रिया वाली संहिता नहीं है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई संहिता है। मतलब ये अगर इसको ऐसा समझा जाए, नागरिकों की सहायता के लिए, नागरिकों की आप नागरिकों को पहले था नागरिकों को दंड देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता कहलाती थी पहले, अब कहलाती है न्याय संहिता। ये बहुत बड़ा अंतर है न्याय संहिता और दंड संहिता। दंड संहिता, दंड की बात अब हट गई, अब पहले नागरिक पहले हो गए, न्याय पहले हो गया और गरिमा पहले। सबसे बड़ी बात है गरिमा। हमारे देश के लोगों की गरिमा को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, उन्हें कैसे त्वरित न्याय और सही न्याय मिले, दंड नहीं। ये इस भारतीय न्याय संहिता का सबसे बड़ा रोल है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय न्याय संहिता को जब हम ध्यान से देखते हैं और पुराने कानून भारतीय दंड संहिता से जब इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं तो हम ये जो गरिमा की बात हो रही है और जो नागरिकों की सुरक्षा की बात हो रही है और नागरिकों के ध्यान में रखने की बात हो रही है, ये पूरी तरह से परिलक्षित होता है कि भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो शामिल किए गए हैं आज के समकालीन समस्याओं के आधार पे।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समय के साथ अपराध को करने का तरीका भी बदलता है। जो अपराध करने के तरीके पहले अपनाए जाते थे वो अब बिल्कुल ही नहीं अपनाए जाते हैं, और बिल्कुल नए तरीके से अब अपराध होते हैं। जैसे आर्थिक अपराध जो है, वो आर्थिक अपराध आजकल के दिन में बहुत महत्वपूर्ण अपराध की श्रेणी में आया है। तो आर्थिक अपराध को भी इस भारतीय न्याय संहिता में जगह दी गई है नए रूप से। अगर हम लोग और भी मुख्य बिंदुओं को देखें तो हम लोग यह पाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को फिर से पुनरावलोकन किया गया है। हर प्रावधान का पुनरावलोकन किया गया है, हर प्रावधान को रिव्यू किया गया है आज के नैतिक मूल्यों के आधार पे और आज के सामाजिक व्यवस्था के आधार पे। इसीलिए पहले जो कानून थे भारतीय दंड संहिता, उसमें जो कुल प्रावधान 511 थे, अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें प्रावधान घट कर के 358 प्रोविजन हो गए। और इन 358 प्रोविजन में महिलाओं के प्रति अपराध और बच्चों के प्रति अपराध का विशेष ध्यान रखा गया है। एक विशेष उपबंध, एक विशेष चैप्टर बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध को एक जगह समांकित कर दिया गया है और बच्चों के प्रति अपराध को एक जगह समांकित किया गया है। जैसा कि हम लोग आम में देखते थे कि बच्चों का उपयोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग विभिन्न क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को संपन्न करने में करते थे, तो इस अपराध को पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता ने ध्यान में रखा है और बच्चों की सुरक्षा जो के भी लिए नई तकनीक अपराधी अगर अपना रहे हैं तो उन नई तकनीकों का काट इस हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 में समावेश किया गया है। अपराध की पहली सीढ़ी होती है पुलिस डिपार्टमेंट जी। एक आम आदमी पुलिस विभाग में जाने से पहले 100 बार सोचता है, बहुत मजबूरी हुई तो वो जाता है जी। इसको किस तरीके से इस भारतीय न्याय संहिता में आसान किया गया है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया है, इसमें धारा 173 में कुछ बदलाव किए गए हैं कि कोई व्यक्ति है जो पुलिस को सूचना देना चाहता है। ये आप सब जानते हैं कि जब तक आप पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे तब तक पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी, ठीक। तो इसलिए इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो उसको पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब से जाने की जरूरत नहीं। अब से जो है ये FIR आप ऑनलाइन माध्यम के किसी माध्यम के जरिए करा सकते हैं। इसमें कुछ समय लगेगा मे बी कि क्योंकि अभी राज्य सरकारों को बोला गया है इस पे नियम बनाएं, तो हो सकता है कि कुछ पोर्टल स्टार्ट किया जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल के जो स्थिति है नए कानून के अंदर जो 1 जुलाई से लागू होगा, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए अपने घर में बैठे बैठे पुलिस को FIR लॉन्च करा सकते हैं। एक बात अपने साथ हुए अपराध की घटना की जानकारी वो पुलिस को घर में बैठे बैठे दे सकते हैं। एक बात, उसके लिए थाना नहीं जाना है, थाने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा बड़ा बदलाव जो इसके अंदर आया है कि हमारे जो जनता है, कई बार तकलीफ होती है। जैसे मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं, और मान लीजिए हमारे साथ कोई घटना घट जाए, कोई अनहोनी हो जाए और हम थाने पे जाते हैं, तो ये लगता है कि अब रास्ते में ट्रेन में से उतर के कैसे थाने पे जाएंगे। तो ट्रेन जहाँ पे रुकी वहाँ पे गए या अपने घर पहुँच करके आप थाने पे गए, तो परेशानी ये आती थी कि किस एरिया, किस जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ जी। तो कई बार पुलिस उसमें परेशानी होती थी कि FIR लिखी जाए या नहीं लिखी जाए। तो इस थाना क्षेत्र की समस्याएं बराबर आती थी, हमारे थाने का नहीं है, आप उस थाने में जाइए, वो निरीह प्राणी इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है। इसके लिए क्या है, अब आप किसी भी थाने में जाकर के FIR लिखा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। और मैंडेटरी किया गया है थाना अधीक्षक को कि उनको किसी भी कार्य का, किसी भी क्षेत्र का कोई सूचना आती है तो उनको FIR लिखना मैंडेटरी है, उनके लिए ये कंपलसरी किया गया है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, तीसरा एक बदलाव ये है कि कई बार जैसे आप मान लीजिए कि पुलिस थाने गए और आपको वहाँ से कुछ आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप SP ऑफिस जा सकते हैं। SP साहब को आप लिखित में दे सकते हैं कि हमको ये परेशानी है, इसका निदान किया जाए। मानिए ये दोनों जगह से भी आपका कोई निदान नहीं हो पाया परेशानी का, तो आप एक कंप्लेंट लिख सकते हैं, एक चिट्ठी लिख सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब को,
जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनको आप चिट्ठी लिख सकते हैं पूरा विवरण देते हुए कि आप थाने पे गए थे, आपने FIR लिखाने की कोशिश की, आपकी परेशानी का निदान नहीं हुआ, इस वजह से आपने एक कंप्लेंट फाइल किया है। इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो हुआ कि जो हमको अपराध की सूचना देनी है वो हम ऑनलाइन दे सकते हैं। हाँ। पहली बात ये थी। बिल्कुल। दूसरी बात थी कि ऑनलाइन ही हम अपने वरीय पदाधिकारी को भी सूचना दे सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हाँ। न्याय नहीं हो पा रहा जी। है। अब उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देनी, हाँ। क्या वो भी ऑनलाइन होगी? नहीं, मजिस्ट्रेट साहब को देने की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं की गई है अभी तक, वो ऑनलाइन नहीं की गई है। वो आपको थाने पे जाना पड़ेगा, या थाने से आपको निदान नहीं हुआ तब आपको वो चीज़ आप चिट्ठी भेज सकते हैं, आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन उसका कोई सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। आप जो है ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट नहीं किया गया है, आप चिट्ठी भेज सकते हैं, आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, बाई पोस्ट जा सकते हैं। जी जी। थाना और अदालत जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप थाने की सूचना जो देना चाहते हैं वो ऑनलाइन दे सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं। अगर वहाँ निदान नहीं होता है तो आप वरीय पदाधिकारी को लिख सकते हैं, वहाँ भी निदान नहीं होता तो आप एक चिट्ठी के जरिए अपने इलाके के मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। जी बिल्कुल। इससे ये हुआ कि आम आदमी को जो थाने का डर था वो निकलेगा। बिल्कुल। और क्या विशेष बात रही इसमें? हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि पुलिस को जो है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ा दुरुस्त किया गया। एक बहुत अच्छी बात है ये कि पुलिस डिपार्टमेंट को कई बार परेशानियां फेस होती थी, जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस कहीं पे जांच करने गई या इन्वेस्टिगेशन करने गई, अब उस घर में या जिस जगह पे आप जांच करने गए और पुलिस पे उल्टा आरोप लगा दिए गए कि पुलिस ने जो है कुछ गलत तरीके से कार्य किया, इसमें पुलिस हमेशा डरी रहती थी। तो अब देखिए, आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें एक बदलाव ये है कि हर जगह जगह पे जो है ये मेंशन किया गया है, लिखा गया है स्पष्ट तौर पे कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करे या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे किसी व्यक्ति का, या अरेस्ट करे, या विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, या कहीं भी सर्च करने जाए, ये परेशानी आपको प्रोसिक्यूशन में भी फेस होती थी कि जो है मामला जो है डिफेंस लॉयर्स का फ़ायदा उठा लेते थे कि पुलिस ने जो काम किया इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ। तो जब आप सर्च करने गए तो आप अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। ये एक हर जगह ऐड किया गया है आपका BNSS में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BNSS कहते हैं। और दूसरा एक जो अहम इसमें बदलाव ये आया है कि पुलिस को परेशानी ये होती थी कि मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया, अभी गिरफ्तार करने के बाद 15 दिन की पुलिस रिमांड मिलती है पुलिस को, पर अब मान लीजिए 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, 15 दिन के बाद पुलिस रिमांड नहीं मिलती, तो अब जुडिशियल कस्टडी में चला गया व्यक्ति मान लीजिए, तो पुलिस को पूछताछ करनी है तो काफ़ी प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता था उसको। तो अब एक बदलाव ये आया है कि पुलिस जो है, पुलिस रिमांड जिन अपराधों में 10 साल से ऊपर की सज़ा है उनमें शुरुआती 60 दिनों में 15 दिन की रिमांड ले सकते हैं, और जिन अपराधों में 10 साल से कम की सज़ा का प्रावधान किया गया है उनमें शुरुआती 40 दिनों में 15 दिन का रिमांड ले सकते हैं। पहले पुराने कानून में क्या था कि शुरुआती 15 दिन में ही आपके 15 दिन एक्सपायर हो जाते थे, उसके बाद आप उसका रिमांड नहीं ले पाते थे। मतलब अपराध की जो घटना हुई उसकी तह तक जाने के लिए पुलिस को पूरी तरह समय दिया गया है। जी बिल्कुल। और हर तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में अपराधी अपराध किया है या नहीं, इसकी पुख्ता जो भी जानकारी होगी वो कोर्ट को दी जाएगी और कोर्ट उस पर सजा का प्रावधान रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक दो शब्द मैं और ऐड करना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा आपका मैं। इसमें एक बदलाव और है कि अब से जो है पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती थी तो एक इसमें बड़ी परेशानी ये होती थी कि जैसे समन डिलीवर करना है किसी व्यक्ति को, और कई बार क्या होता था, अपराधी है या जिसको समन डिलीवर करना है वो समन इवेट करते थे। तो अभी ऑनलाइन समन डिलीवरी का सिस्टम चालू किया गया है कि जितने भी आपके थानेदार हैं, SHO, या फिर आपके जो कोर्ट लेवल पे आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें व्यक्तियों का नाम, पता, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सब मेंशन किया जाएगा, और यदि कोई समन डिलीवर होना है तो उसी ईमेल एड्रेस पे या फ़ोन नंबर पे भेजा जा सकता है। कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। दूसरा एक अच्छी बात ये हुई है कि जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होती थी इसकी मल्टीपल कॉपीज़ फाइल की जाती थी हार्ड फॉर्म में, तो काफ़ी सारे पेपर वर्क करना पड़ता था उसके लिए। और अपने उसमें देखिए एक प्रावधान ये है कि जो हमारा अक्यूज पर्सन है उसको भी कॉपी देनी होती है कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। तो अब नए कानून में ये कहा गया है कि आप हार्ड कॉपी के साथ में उसका सॉफ्ट कॉपी भी कोर्ट को फाइल करेंगे, और वो सॉफ्ट कॉपी जो है कोर्ट अक्यूज को सप्लाई कर देगी, जिससे हमारा पेपर वर्क बचेगा और हम उस चीज़ों को आसानी से और स्पीडी तरीके से कर पाएंगे।
एक और यहाँ पे पीड़िता के लिए और इन्फॉर्मेंट के लिए अच्छी बात यही ये बात है। मैं पूछना चाह रहा था कि चलिए पुलिस डिपार्टमेंट का तो हो गया, जी जी, जो पीड़ित है हाँ उसके लिए क्या क्या हाँ, प्रावधान? इसमें 2-3 जगह पे बदलाव किए गए हैं पीड़ित के लिए, या जो सूचना देने थाने पे आया है उसके लिए। पहली बात तो ये कि एफआईआर की कॉपी जो इन्फॉर्मेंट को है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। मान लीजिए आपने सूचना लिखाई पुलिस के पास, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को या अक्यूज को देना मैंडेटरी है, एक बात। दूसरी बात, एक जो बड़ा अच्छा बदलाव है कि जो पीड़ित है या जिसने सूचना दी थाने में आकर के 90 दिनों के अंदर पुलिस को ये मैंडेटरी किया गया है कि वो उस पीड़ित को या सूचना देने वाले व्यक्ति को इसका स्टेटस बताएं कि कहाँ तक उनका इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है या उन्होंने क्या एक्शन लिया है इसके खिलाफ। और जब ये सूचना जो है ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी दी जा सकती है इन्फॉर्मेंट को। नहीं, बड़ी अच्छी हाँ, जानकारी आपने दी अफसर। पहले होता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हर आदमी परेशान, 10 साल 20 साल मुकदमा लड़ रहा है। अब क्या प्रावधान है हमारे भारतीय न्याय संहिता में तारीख पे तारीख को कम करने का? भारतीय जो न्याय संहिता, नए कानून आए हैं, ये इस पे आमूलचूल बदलाव की ओर अग्रसर है। जब हम अपने आपराधिक न्याय प्रणाली की मुख्य समस्याओं को देखते हैं तो हम लोग 2 समस्याएं मुख्यतः पाते थे। पहली ये समस्या हम लोग पाते थे कि केसों के निस्तारण में बहुत समय लग रही है जी। और इससे क्या है, ये बड़ा फेमस कोटेशन हो जाता था कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, कि न्याय का देर से मिलना एक तरह से न्याय की अवहेलना ही है। इस चीज़ को कम करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2-3 मुख्य बदलाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, वह यह है कि पहली, बहुत सारी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। जैसे पहले वो नहीं था, अब समय सीमा बहुत जगह दे दी गई है। जैसे कि ऑनलाइन एफआईआर आपने किया तो वो ऑनलाइन एफआईआर को कितने समय के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आपने किया है तो उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है कि वेरिफिकेशन करना कि कौन व्यक्ति किया है किस लिए, तो इसको कितने समय तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसके बारे में भी समय सीमा दे दी गई है। दूसरा होता था कि एफआईआर हुआ और रद्दी की टोकरी में फेंका। हाँ, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं जी। और साथ में जैसा कि शुभम सर ने बताया कि एफआईआर की जो आप कॉपीज़ हैं वो आप हार्ड कॉपी ही नहीं, सॉफ्ट कॉपी भी आप दे सकते हैं। दूसरा, तीसरी बात जो सम्मन के संदर्भ में बताया कि सम्मन की डिलीवरी, क्योंकि सम्मन को डिलीवर करने में ही बहुत समय बर्बाद हो जाया करते थे, तो सम्मन को डिलीवर करने में और करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होता है। बिना उसके बिना आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती है। तो सम्मन को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिलीवर करने के लिए जो सुविधा प्रदान की गई है, उससे भी समय सीमा में बहुत ही बदलाव होंगे। बहुत सारे छोटे ऑफेंसेस को शामिल किया गया है जिसमें समरी ट्रायल हो सकता है। पहले भी समरी ट्रायल की व्यवस्था थी, अब थोड़े से और ऑफेंसेस उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो समय सीमा को बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है और हर प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित करने की कोशिश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में की गई है, जिससे केसों का जल्द से जल्द निस्तारण हो और पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके। ऐसा होता दूसरा जो पहले जो होता था, जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, वो लोग अगर मुकदमा अदालत में चला गया तो वहाँ पर वो मैनेज करके तारीख पे तारीख अगले पार्टी को काफ़ी तंग होते थे, उससे काफ़ी परेशानियाँ हुआ करती थी। उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है इस कानून में? बिल्कुल, जैसा कि शुभम सर ने भी बहुत सारी बात को बताया, तकनीक का इस्तेमाल जी बहुत ज़्यादा करने का प्रयास किया गया है इस नए कानून में। तकनीक को बहुत सारे प्रावधानों में समाहित किया गया है, क्योंकि तकनीक ही एक ऐसी चीज़ है आज के तारीख में कि जिससे बहुत सारी चीज़ों का स्वयं से निष्पादन हो सकता है। जैसे आपने सर्च किया, सर्च को सही तरीके से किया या नहीं किया, या पीड़ित को कोई उसके लेके प्रॉब्लम है, या आरोपी को कोई प्रॉब्लम है, एक्यूज्ड को कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो वीडियोग्राफी करने के लिए कहा जा रहा है, जो हर चीज़ का वीडियोग्राफी अब प्रेजेंट होने के समय भी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे समय बचे और तारीख पे तारीख वाली समस्या जो है वो समाधान हो। और ये समाधान तभी हो सकता है जब तकनीक को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी इस दिशा में बहुत प्रयास अभी चालू कर दिया है। तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके समय को बचाना और पीड़ित को न्याय दिलवाना, ये मुख्य चीज़ें जो है ये जोड़ी गई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक कुमार जी, आपने बहुत सारगर्भित जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम श्रीवास्तव जी, आपने काफ़ी, अभी आप लोग शायद ट्रेनिंग्स वगैरह सभी डिपार्टमेंट्स का कर रहे हैं,
चूँकि नया कानून है तो नई नई परेशानियां हो सकती है, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। हमारी आम जनता को इस कानून से कितना फ़ायदा होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आज देखने से ये लगता है कि सचमुच हम लोग एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग एक नए कानून के साथ, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून जो उनके लिए था वो अब खत्म होने की कगार पर आ गया, और अपना देश का अपना कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। हमारे जो गरीब और जो आम भारतीय हैं उनको इस अदालती चक्करों से छुटकारा मिल सकेगा, न्याय मिल सकेगा, दंड नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। नमस्कार।